कोरोना सिर्फ लोगों को बीमार नहीं बना रहा, बल्कि देश और दुनिया के पूरे सिस्टम, पूरी इकोनॉमी को बीमार करता जा रहा है। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बार बार लहरें आने की वजह से लोगों के रोजगार, उनकी कमाई, उनके खर्च पर असर बढ़ता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा इंटरैक्टिव न्यूज शो घंटी बजाओ। इस शो में हम आपसे जुड़े तमाम मुद्दों को उठाते हैं, बुनियादी मुद्दों को उठाते हैं। ऐसे मुद्दों को इस शो में हम तरजीह देते हैं जिनका सीधा आपसे वास्ता होता है। आपको इसमें शामिल भी करते हैं और आपकी राय आपके मिस्ड कॉल के जरिए हमें मिलती है। आज का जो मुद्दा है उसके बारे में मैं आपको अब पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही आपसे गुजारिश भी है कि जो नंबर हम आपको दिखा रहे हैं उस पर आप मिस्ड कॉल जरूर दें। कोरोना काल में बेरोजगारी, महंगाई बढ़ाने वालों की आज घंटी बजानी है। देश में महंगाई बढ़ने की सबसे जो बड़ी वजह है पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा होना। सरकार ने पहले यह कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम विदेश से आने वाले कच्चे तेल के साथ बढ़ते और घटते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि कच्चे तेल के जो दाम हैं वो बढ़ने पर तो यहां पर दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या जब वहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आती है तो क्या जनता को उसका फायदा मिल पाता है? उसका जवाब है नहीं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। तो आज घंटी बजाओ में हम इन दोनों ही मुद्दों पर घंटी बजाएंगे। आप याद रखिए, चूंकि ये कोरोना का समय है इसलिए घर से आप तब तक बाहर ना निकलें जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। बाहर निकलें भी तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर ख्याल रखें और मास्क तो आप जरूर पहनिए। हमारा नंबर आपके सामने है 8422840000। इस पर मिस्ड कॉल दीजिए। $110 पे पहुंचा के फिर नीचे लाओगे, आप 10 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम कर दोगे तो उसको कम करना नहीं कहते। गवर्नमेंट क्या करती है कि 120 रुपए कर देती है बढ़ा के और फिर 2 रुपए कम कर देती है, तो पब्लिक ये सोचती है कि पेट्रोल कम हो गया। पेट्रोल के दाम क्रूड के दामों से डिसाइड हो। पेट्रोल सस्ता होती काफी चीजों पे असर पड़ता है। जो महंगाई की दर है इनकी वो काफी कंट्रोल हो सकती है। देश में कोरोना की मार एक तरफ और महंगाई की मार दूसरी तरफ। राहत की उम्मीद न वायरस से है और न तेल बेचकर जिंदगी की तेल निकालने वाली सरकार से। कहा गया कि जब विदेश में क्रूड ऑयल के दाम कम होंगे तो देश में तेल के दाम कम होंगे, जब बढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में तेल के दाम विदेश में 1/3 तक गिर गए थे। क्या उसके अनुपात में एक बार भी पेट्रोल डीजल के दाम घटे? तो जवाब है नहीं। इसीलिए लोग चाहते हैं कि तेल के दाम घटें। सरकार चाहे उसके लिए अपने ही टैक्स को कम क्यों न करे। पेट्रोल ऑब्वियसली बहुत महंगा है आज के टाइम पे देखा जाए तो यूँ थोड़ी वहाँ से आप सस्ता ले रहे हो या पब्लिक को महंगा बेच रहे हो। यही एक साधन मिल गया इनको तो कमाने का। मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत रिबेट देनी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो मैं इसको इतना बड़ा इशू नहीं मानता। इतना महंगाई में इतना पेट्रोल इतना महंगा कैसे करेगा? टैक्सेस जो फालतू के टैक्सेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं उनको कम करना चाहिए, तभी तो उस रेट में भी कम होगा। अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं तो भारत में क्यों नहीं हो रहे हैं? गवर्नमेंट जो है अपना रेवेन्यू देख रहा है, कॉमन पीपल के लिए सोच नहीं रहा है। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा है उस हिसाब से गवर्नमेंट को इमीडिएटली पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने पहले 72 रुपए था, 72 रुपए से 110 पे पहुंचा के फिर नीचे लाओगे, आप 10 रुपए बढ़ा के 5 रुपए कम कर दोगे तो उसको कम करना नहीं कहते। कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारों को, सरकार अपनी चला रहे हैं, हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत में कमी देखने को मिली है, जिसके बाद कांग्रेस और सीपीआई के नेता केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए हैं। उनका कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में करीब $7 प्रति बैरल की कमी आई है तो इसका लाभ जो है वो उपभोक्ताओं को क्यों नहीं दिया जा रहा है। कोरोना खतरनाक है ना सिर्फ जिंदगी के लिए बल्कि जिंदगी से जुड़ी हर चीज के लिए, हर जरूरत, हर आयाम के लिए। और ओमिक्रॉन के नए अवतार में यह कोरोना देश और दुनिया के सामने एक बार फिर वही स्थितियां पैदा कर रहा है जो कुछ ही महीने पहले होकर गुजरा। भारत समेत विश्व में सभी देशों की जो आर्थिक स्थिति है कोरोना की वजह से वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है और इसका जो असर पड़ा है वो है देश में व्यापार पर, लोगों की आमदनी पर,
रोजगार पर, स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों पर और सेवाओं पर किस तरह ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, हमारी और आपकी जिंदगी की परेशानियां इसकी वजह से बढ़ती जा रही हैं और किस तरह से कोरोना लोगों की नौकरियां भी छीन रहा है। कोरोना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और महंगाई के लिहाज से अगर आप बात करें, सीधे तौर पर वहां पर इसका असर देखने को मिल रहा है। फिर अब तक बहुतों को अक्ल नहीं आई है, जनता रोजगार ढूंढ रही है मास्क उतार के और नेता ठुमके लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भुला बैठे हैं। कोई ओमिक्रॉन को साधारण सर्दी जुकाम मान रहा है तो कोई इससे संक्रमित होने और दूसरों को संक्रमित करने का काम एक तरीके से कर रहा है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो कोरोना का सुपर स्प्रेडर बनता जा रहा है। तो आज आपको कोरोना की तीसरी लहर लाने वालों की घंटी बजानी है। जी हां, उनकी क्लास लगानी है जो कोरोना काल में देश की पूरी दशा एक तरीके से अपनी हरकतों की वजह से बिगाड़ रहे हैं। बार बार कोरोना की लहर आने से कैसा हो चुका है अर्थव्यवस्था का हाल, ये बताती हैं बेरोजगारी की ये तस्वीरें। सर ये चपरासी की भर्ती है, प्यून की, वाशरमैन की, वाटरमैन की। और आप अगर इतने पढ़े लिखे हो, बीएससी मैथमेटिक्स से किए हो, तो आप ये जॉब क्यों करना चाहते हो? तो मैंने उन्हें साफ साफ कह दिया कि मध्य प्रदेश में रोजगार की बहुत कमी है, लाखों कैंडिडेट ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि मैं इस भर्ती में सिलेक्ट हो जाऊंगा। ये इस तरीके की भर्ती देने को आपको आना पड़ा, क्या कारण रहा? वही बेरोजगारी है बस, और क्या। इन तस्वीरों में दर्ज है काम धंधा खत्म होने के बाद किसी भी तरह की नौकरी कर लेने की मजबूरी। कहाँ परीक्षा देना है, किस पद के लिए आया, कितने पद हैं? 708 पद हैं, प्यून पद के लिए आए। कौन कौन से पद हैं? जलवाहक का है, प्यून का है, और माली का है, पेपर का है, और वाहन चालक का। आपने कहाँ से पढ़ाई की? ग्रेजुएट। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो वजह हम बता देते हैं। वजह है बार बार आती कोरोना की लहर की वजह से बढ़ी बेरोजगारी। पिछले 4 महीनों में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते दिसंबर में ही एक चरम तक पहुंच चुका है और आने वाले वक्त में जब ओमिक्रॉन की तीसरी लहर आ चुकी है, ऐसे में हालात कितने भयंकर हो सकते हैं ये दूसरी लहर ने पहले ही बता रखा है। नौकरियां जाएंगी, जाती रहेंगी, महंगाई बढ़ेगी, बढ़ती रहेगी और कुछ कम नहीं होगी तो वो है लापरवाहियां। ये है पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। देख लीजिए, एक राज्य के मुखिया बने चन्नी ये भांगड़ा कर रहे हैं। जिस सुबह इनकी पंजाब सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर के चलते स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद करने का फैसला लिया, कुछ वक्त भी नहीं बीता कि शाम होते होते चन्नी कपूरथला की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ यूं नाचने लगे। कोरोना प्रोटोकॉल का ये उल्लंघन, क्या ऐसे रुकेगा कोरोना? पंजाब में 1000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए हैं और मुख्यमंत्री भांगड़ा कर रहे हैं। ऐसा दोहरा रवैया रखने वाले मुख्यमंत्री के खिलाफ घंटी बजानी जरूरी है। देश में कोरोना की वजह से आम लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, उनके काम धंधे छिन रहे हैं, चौपट हो रहे हैं। ये सब जिस तरह से हो रहा है उसमें लोगों की हताशा बढ़ रही है। आज हम आपके सामने जिन लोगों की आवाज सबसे पहले सुनाने वाले हैं वो लोग कौन हैं? हमारे और आपकी तरह बिल्कुल आम लोग। इन लोगों की जिंदगी का दर्द भी बिल्कुल आम है, लेकिन इसे खास तौर पर दिखाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह सब हो रहा है लापरवाही की वजह से, और जिस तरीके की हरकत लोगों की नजर आ रही है, यह बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोरोना की वजह से बढ़ रही बेरोजगारी का ये आलम है मध्य प्रदेश के शिवपुरी का, जहां की अदालत में स्वीपर और पियोन के पदों के लिए 6000 युवाओं ने आवेदन दिया। पढ़ने लिखने के बावजूद चपरासी
और स्वीपर के पद के लिए आवेदन करने वालों में से ज्यादातर अच्छी नौकरी पाने की काबिलियत रखते हैं, डिग्री रखते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से आमदनी पर जो मार पड़ी है उसमें घर परिवार चलाने के लिए ये कुछ भी करने को मजबूर हैं। ये सब लोग जानते हैं भाई कि जितने भी बंदे खड़े हुए हैं यहाँ पर, जितने भी यहाँ खुद देख रहा हूँ कितनी जनसंख्या है यहाँ पर, हर ना कोई बंदा ऐसा तो है नहीं है कि वो केवल 8th क्लास पास हो। यहाँ पर हर बंदा जो है 10th है, 12th है, कोई बेचारे M.Com भी हैं, MBA भी हैं बेचारे, है ना, इंजीनियर भी लोग बंदे आए हुए हैं, पता नहीं कौन कौन। तो ये सबसे बड़ा मसला ये है बेरोजगारी जो हमारे भारत के अंदर और ख़ास तौर से हमारे मध्य प्रदेश के अंदर है। ये आप भर्ती देने आई थी, काई की भर्ती देने आई थी? जी सर, वो है वॉचमैन। तो अंदर क्या पूछा आप? अंदर ये पूछा है कि मतलब आपकी अगर रात को ड्यूटी हुई तो मतलब आप कर सकोगे या नहीं। आपकी एजुकेशन क्या है? एजुकेशन BSc फाइनल है सर। कोरोना की वजह से शिवपुरी की तरह ही ग्वालियर में भी अदालत के 15 पदों पर 11,000 युवाओं ने आवेदन किए हैं। अधिकतर युवा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो चपरासी और स्वीपर बनने तक को तैयार हैं। कहाँ परीक्षा देना है, किस पद के लिए आया, कितने पद हैं? 708 पद हैं प्यून पद के लिए। से बोला कौन कौन से पद हैं? जलवाहक का है, प्यून का है और माली का है, स्वीपर का है और वाहन चालक का है। आपने कहाँ से पढ़ाई की है? ग्रेजुएट। देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, काम धंधे रुक रहे हैं, लेकिन नेता जिन पर इसे कम करने का जिम्मा है वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, यानी उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। 5 राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव हैं, लेकिन नेता हैं लगातार रैलियों पर रैलियां आयोजित किए जा रहे हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि इन रैलियों की वजह से कोरोना बढ़ता जा रहा है, भीड़ को बुलाया जा रहा है, एक जगह लोगों को जुटाया जाता है। हर रोज ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। कई नेता तक इससे संक्रमित हो चुके हैं। आपको मैं बता दूं कि कई अस्पतालों में 50 से लेकर 100 डॉक्टर कोरोना के मरीज बन चुके हैं और देश के विभिन्न राज्यों में, शहरों में यह हाल है, लेकिन कोई रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा, इसीलिए कोरोना भी नहीं रुक पा रहा है। अब सवाल यह है, उम्मीद सिर्फ चुनाव आयोग से जल्द चुनाव की तारीखों का अगर ऐलान हो जाए तो हो सकता है कि लोगों को इस समस्या से मुक्ति मिल जाए। ABP न्यूज को खबर यह मिली है कि चुनाव के ऐलान के साथ पहला फैसला जो चुनाव आयोग कर सकता है वो यही है कि बड़ी बड़ी जो रैलियां हो रही हैं उन पर शायद पाबंदी लगा दी जाए। और ABP न्यूज की लगातार जारी मुहिम है ये। हम लगातार लोगों से भी अपील कर रहे हैं और हम ऐसा कह रहे हैं कि चुनावी रैली पर रोक लगे। बहुत जल्द हमारी इस खबर का, हमारी इस मुहिम का असर आपके सामने देखने को मिल सकता है। आप देखिए हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता की एक रिपोर्ट और बजाते रहिए कोरोना बढ़ाने वालों की घंटी। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग बड़ी जनसभाओं और रोड शो पर रोक लगाने पर भी विचार कर रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग में हुई बैठक में इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है और मुमकिन है कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग इससे जुड़े हुए फैसले का भी ऐलान कर दे। वैसे तो बंगाल चुनावों के दौरान भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने बड़ी जनसभाओं और रैलियों पर रोक लगाने के दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन वो दिशा निर्देश सिर्फ कागजी ही नजर आए और उसी का नतीजा रहा कि जब तक बंगाल चुनाव खत्म हुआ और नतीजे सामने आए तब तक देश में कोरोना की दूसरी लहर हजारों लाखों लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। इन सब के बीच सवाल यही बना हुआ है कि अगर देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो क्या ऐसे माहौल में चुनाव संपन्न करवाना सही फैसला रहेगा? वो भी तब जब राजनीतिक दल चुनाव प्रचार करने के लिए बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियों और रोड शो का सहारा ले रहे हैं और कोरोना को इसके जरिए और ज्यादा फैलाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग में एक अहम बैठक भी हुई जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में एक अहम मुद्दा ये भी रहा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही क्या चुनावी रैली को और रोड शो पर रोक लगाई जानी चाहिए। और ये सिर्फ किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं है, कमोवेश हर एक राजनीतिक दल बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रहा है, रैलियां और रोड शो कर रहा है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो गेंद एक दूसरे के पाले में डाल देते हैं। यहाँ तक कि
वो खुद तो कोई फैसला लेने से बचते नजर आ ही रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी साफ तौर पर केंद्र सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग पर डालते हुए ये जरूर कह देते हैं कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो उसका पालन करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में रोड शो, रैलियां और जनसभाएं लगातार जारी हैं और कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव आयोग की बैठक में चुनावी रैलियों से लेकर रोड शो और चुनाव प्रचार तक के नियम और कड़े करने को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही एक मुद्दा मतदान के दौरान हर एक चुनाव अधिकारी और कर्मचारी का वैक्सीनेटेड होने का भी रहा और इस पर लगभग सहमति भी बन गई है। वहीं आयोग मतदाता के लिए वैक्सीनेटेड होने की अनिवार्यता लागू करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये हर एक मतदाता के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है। एबीपी न्यूज लगातार यही मुहिम चला रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बड़ी राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगनी चाहिए। इस सब के बीच में अब अलग अलग राजनीतिक दलों ने कुछ एक कदम उठाने जरूर शुरू किए हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जब तक केंद्रीय चुनाव आयोग इस बाबत में कोई अहम आदेश नहीं देता या दिशा निर्देश जारी नहीं करता, जिम्मेदारी इन राजनीतिक दलों की ही है कि वो खुद की ओर से इस बाबत में कड़े कदम उठाएं, जिससे कि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। जो आशंका मुंबई की मेयर ने 2 दिन पहले जाहिर की थी, वो आज सच हो गई। मुंबई में कोरोना के 20,000 से ज्यादा नए केस आज सामने आ गए। इनमें 100 से ज्यादा नए केस धारावी के हैं। तो ऐसे हालात में जब मुंबई के लिए खतरा बढ़ गया है, तो क्या अब लॉकडाउन की नौबत आ गई है? क्योंकि मुंबई की मेयर ने यह कहा था, आप जरा याद कीजिए, एक दिन में 20,000 केस पार हुए तो लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि लॉकडाउन नहीं लाना, मुंबई को बचाना। आखिर क्यों? देखिए रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में काबू से बाहर हो रहा है कोरोना। सख्ती बढ़ रही है, पाबंदी बढ़ रही है, फिर भी संक्रमण की रफ्तार है जो कम होने का नाम नहीं ले रही। हर घंटे, हर दिन बढ़ती जा रही है। मुंबई में तीसरी लहर ने दे दी है दस्तक। हर रोज 10,000 के ऊपर और कल 15,000 के पार हुए कोरोना के मामले। इसी बीच जो डेथ रेट है काफी कम है, लोगों की कोरोना की वजह से मृत्यु काफी कम हो रही है, लोग जल्द ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमाइक्रॉन सुपर स्प्रेडर बनते नजर आ रहा है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है। तो क्या मुंबई को बचाने के लिए अब लॉकडाउन ही लगाना पड़ेगा? राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नियमावली है कि ऐसे ही 20,000 के ऊपर रुग्ण पाए जा रहेंगे तो लॉकडाउन लगाना जरूरी होगा। जिन डॉक्टरों पर मुंबई वासियों को कोरोना से बचाने का बड़ा जिम्मा है, वो खुद कोरोना के जाल में उलझते जा रहे हैं। शहर के 250 रेजिडेंट डॉक्टर संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। डॉक्टर अगर ऐसे ही बीमार होते रहे तो कैसे होगा मुंबई में लोगों का इलाज? तो क्या मुंबई को बचाने के लिए अब लॉकडाउन के रास्ते पर ही जाना होगा? 200 से ज़्यादा हमारे रेसिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव आ गए हैं और ऐसे ही पॉजिटिव आते रहेंगे तो रूटीन केयर हमारा हैम्पर हो जाएगा, पेशेंट का रूटीन केयर हैम्पर हो सकता है। मुंबई में सावधानी न घट पाए, लापरवाही न बढ़ पाए, इसका जिम्मा है पुलिस और प्रशासन पर। लेकिन पुलिस वालों पर ही जब कोरोना का बम फूट रहा हो, 250 से ज्यादा पुलिस वालों को कोरोना जकड़ चुका हो, तो कैसे मुंबई में लापरवाही और खतरा कम हो पाएंगे? तो क्या मुंबई को कोरोना से बचाने के लिए अब लॉकडाउन ही लाना पड़ेगा? जो 55 साल के ऊपर वाले जो पुलिसकर्मी हैं, इनके लिए ये सुविधा दी गई है कि उन्होंने ड्यूटी पे आना नहीं है, उन्होंने घर से ही काम करना। पहले भी जब 2 साल में पुलिस कोविड से पॉजिटिव होते थे तो हमने सब मेडिकल व्यवस्था उनकी की हुई है, अभी इस टाइम भी वो जारी रहेगी। लॉकडाउन नहीं लाना है, मुंबई को बचाना है। ऐसा आज हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुंबई में जितनी रफ्तार से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, कोरोना और ओमिक्रॉन का विस्फोट हो रहा है, जनता तो जनता, डॉक्टर, पुलिस वाले, मंत्री और नेता
फिल्मी हस्तियां तक कोरोना की चपेट में आने से बच न पा रही हो, तो ऐसे हालात में लॉकडाउन पर ही सरकार को विचार करना पड़ जाता है। लेकिन एबीपी न्यूज मानता है कि लॉकडाउन देश, प्रदेश या किसी शहर में फिर भी नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन अगर लगना चाहिए तो उस लापरवाही पर लगना चाहिए जो कोरोना जैसी महामारी को बढ़ाती है। लॉकडाउन उस जिद और मनमानी पर लगना चाहिए जो कोरोना जैसी बीमारी को जानलेवा बनाती है। और इसीलिए एबीपी न्यूज के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार और मुंबई के बड़े अधिकारी भी पाबंदियों के साथ सावधानी बढ़ाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं ताकि लॉकडाउन जैसा फैसला न लेना पड़े, लॉकडाउन की नौबत न आ सके। संक्रमण न बढ़ने के लिए हमने भीड़ इकट्ठा न हो, इसके लिए जो भी निर्बंध है, रेस्ट्रिक्शंस है, हमने लगाए हैं। हमने मैरिजेस या सोशल गैदरिंग्स, रिलीजियस गैदरिंग्स, पॉलिटिकल गैदरिंग्स सबको बैन कर दिया है। जहां पर पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है पुणे और मुंबई में कि जो 20% के ऊपर है, तो वहां पर स्कूल्स भी बंद करने का निर्णय निश्चित तौर पर लिया है। क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो भी संख्या रहेगी, जिस तरह से ये पैरामीटर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो अगर कुछ उसमें डिस्टर्बिंग कुछ रहा तो निश्चित तौर पर रेस्ट्रिक्शंस की बढ़ाने का काम करना ही पड़ेगा। महानगर पालिका के स्तर की अगर बात करें तो वैसे भी हमारा विषय चर्चा में नहीं है। हम हर 2 दिन में जायजा लेते हैं और आज के तारीख में संख्या बढ़ रही है, बात सही है, लेकिन निर्बंध लगाने वाली जैसी स्थिति नज़र नहीं आ रही है। आने वाले कुछ समय में इसका जायजा लेकर अगर लगाने की बात रही तो निश्चित रूप से वैसा निर्णय लिया जाएगा। पिछले सिर्फ एक हफ्ते में ही मुंबई और महाराष्ट्र पर कोरोना ने कैसे अपना शिकंजा मजबूत कर लिया है, पहले वो आप कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। महाराष्ट्र में 1 जनवरी को 9,170 नए कोरोना केस रिपोर्ट हुए। 2 जनवरी को 11,877 नए केस आए। 3 जनवरी को 12,160 नए केस। 4 जनवरी को 18,466 केस। 5 जनवरी को फिर बड़ा उछाल देखने को मिला जब महाराष्ट्र में 26,538 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। पिछले दिन के मुकाबले ये बढ़ोतरी पूरे 44% की रही। 1 से 5 जनवरी तक 5 दिनों में कोरोना के नए केस 3 गुना तक बढ़ गए। महाराष्ट्र देश में कोरोना के बढ़ते खतरे वाले राज्यों में सबसे पहले नंबर पर चल रहा है और सबसे ज्यादा खतरा इसी महाराष्ट्र में जहां बढ़ रहा है वो है महानगर मुंबई, जहां कोरोना के साथ ओमिक्रॉन के केस हर रोज रिकॉर्ड बना रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले कहां पर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं तो बिल्डिंगों में ये जो मामले हैं ज्यादा बनाए जा रहे हैं, इसलिए बिल्डिंग को सील करने के लिए नए निर्देश जारी किए गए थे। उसी के साथ अपर क्लास हाई सोसाइटी जो है उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो भी काफी ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। मुंबई में कोरोना का यही बढ़ता खतरा कहीं लोगों को ऐसी मुसीबत में न डाल दे कि तमाम तैयारियों के बाद भी हालात संभल नहीं पाए। इसलिए बढ़ती पाबंदियों के साथ नए नए नियम मुंबई और महाराष्ट्र में लागू किए जा रहे हैं। कोरोना पर समीक्षा बैठकें लगभग हर दिन हो रही हैं। ऐसी ही बैठक के बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने क्या बताया, सुनिए। थ्रोट और नोज का जो इन्फेक्शन हम बोलते हैं उस हद तक है, वो नीचे लंग्स तक का इन्फेक्शन इस 3rd वेव के माध्यम से नजर नहीं आ रहा है। संख्या इतनी ज्यादा है कि निश्चित तौर पर थोड़ा कम्युनिटी स्प्रेड जिसको हम बोलते हैं वो भी एक हम अंदेशा लगा सकते हैं कि वो भी कुछ हद तक हुआ होगा। इसके बारे में साइंटिफिकली स्टडी करने का काम जीरो सर्विलेंस के तहत होना जरूरी है, वो भी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम जरूर करेंगे। आईसीयू के बेड्स है, पीडियाट्रिक के बेड्स है, मेडिसिन की उपलब्धता है और ऑक्सीजन की भी व्यवस्था जो भी जरूरी पड़ती है। पीएसए प्लांट्स, तो संसाधनों के माध्यम से कोई चिंता करने की बात निश्चित तौर पर नहीं है। प्रिपरेशन हमारा बहुत अच्छी तरह से है। महाराष्ट्र सरकार कोरोना के बढ़ते खतरे से लोगों को बचाने के लिए तैयारियां और बंदोबस्त को लगातार बढ़ा रही है, लेकिन मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है ऐसा अब भी साफ साफ नहीं कह रही है। लेकिन बहुत से डॉक्टर और विशेषज्ञों का दावा है कि मुंबई में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। इसका अंदेशा मुंबई से आ रही ऐसी तस्वीरों और खबरों से भी होता है। आम लोगों में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नेता, मंत्री और फिल्मी हस्तियां तक संक्रमण की चपेट में आने से नहीं बच पा रहे। तो अब मुंबई के सरकारी अस्पताल में सेवाएं दे रहे डॉक्टर लगातार पॉजिटिव मिल रहे हैं।
संक्रमित पुलिस वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और तो और उस बीएमसी मुख्यालय तक में कोरोना विस्फोट हो चुका है, जहां कोरोना के खिलाफ रणनीतियां बन रही हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, यह है मुंबई महानगर पालिका का मुख्यालय बीएमसी हेडक्वार्टर्स। ये भी एक हॉटस्पॉट बनते नजर आ रहा है। यहाँ पर हर दिन 4 से 5 लोग जो है कर्मचारी हैं वो कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। कल मुंबई महानगर पालिका के जो स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं यशवंत जाधव जी, वो कोरोना संक्रमित हुए। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। उनके केबिन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हुए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर इस मुख्यालय में 3 से 3,500 कर्मचारियों के साथ साथ जो अन्य लोग हैं वो भी यहाँ पर आते हैं। हर रोज़ उनका आना जाना होता है। इसी के चलते यहाँ पर इसी मुख्यालय में एक क्लिनिक भी स्थित है। क्लिनिक में पहले तो 15 से 20 लोग हर दिन जाते थे अपनी जांच के लिए। अपनी तबीयत अगर उनकी नासार होती है तो वहाँ पर वो चेक कराने जाते थे, लेकिन इसी बीच अब उनकी संख्या 80 से 90 लोग हो चुके हैं हर दिन। उसी के साथ साथ अगर डेली RT-PCR किया जाता है तो उसमें भी 4 से 5 लोग जो हैं कोरोना संक्रमित हो जाते हैं। ऐसी खबर सामने आई है और ये एक इशारा हो सकता है कोरोना हॉटस्पॉट का। साफ है कि मुंबई में खतरा बहुत बढ़ गया है, लेकिन क्या इस खतरे का जनता को एहसास है? क्या लोग अब लापरवाही नहीं कर रहे जो लॉकडाउन जैसी नौबत मुंबई में ला सकती है? ऐसे सवालों के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्टर लता शर्मा एक बार फिर दादर इलाके में पहुंची। मैं हूँ फिलहाल मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के परिसर में। यहाँ पर लोग जो है भारी संख्या में आ रहे हैं, जा रहे हैं और कई सारे लोगों ने मास्क जो है अच्छी तरह से नहीं पहना है, सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है और बस आम तौर पे जब लोग काम पे जाते हैं जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे कि मामले जो है बढ़ ही नहीं रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है, इस तरह से लोगों का यहाँ पे बर्ताव देखे जा रहा है। 10 दिन पहले लोग मुंबई में जो मामले थे वो 200 से 500 तक आते थे, लेकिन उसके बाद जब नया साल आया, जब दिसंबर का महीना अंत होने तक आया, तब 10,000 तक मामले पहुंचे, फिर 12,000 और कल 15,000 के पार ये जो मामले हैं पार हो चुके हैं। लोगों में जो डर होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लोगों में जो सतर्कता होनी चाहिए वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। सवाल है कि लॉकडाउन जब नहीं लाना है, मुंबई को बचाना है, तो क्या ऐसा जनता की सावधानी और सहयोग के बिना मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि सरकार और पुलिस की सख्ती के बावजूद बहुत से लोग अब भी खतरे को नहीं समझ रहे हैं। मैं फिलहाल मुंबई के मरीन ड्राइव पर हूँ। नियम कुछ ऐसे हैं कि शाम के 5 से सुबह 5 बजे तक जो लोग हैं मरीन ड्राइव, बीच, गार्डन, ग्राउंड पे जमा नहीं हो सकते हैं। अगर भीड़ है तो .5 बजे जो है पुलिस वाले आएंगे और उन्हें वहाँ से निकालेंगे। वहाँ पे उन्हें निर्देशित किया जाएगा कि यहाँ पर आप जमा नहीं हो सकते हैं। पुलिस वाले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कई सारे जो यात्री और मुंबईकर है वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर वो आकर बैठते हैं। ये जो नज़ारा है, नज़ारा दिखाना चाहूँगी मैं आपको, इस नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन सिर्फ शाम के 5 बजे तक ही लोगों को यहाँ पर अनुमति दी गई है। 5 बजे के बाद जो पुलिस वाले हैं सब यहाँ पर सतर्क हो जाते हैं, लोगों को यहाँ पर निकालने की आदेश दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है सबको यहाँ पर निकाल रही है, सबको यहाँ पे वो कह रही है कि 5 से सुबह 5 बजे तक ही ये जो है निर्बंध लागू किए जाएंगे और शाम के 5 बजे तक वो यहाँ पर आ सकते हैं, उसके बाद वो यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। और रात की भी कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं। लेकिन सरकार और पुलिस की ऐसी सख्ती के बाद भी मुंबई शहर में ऐसे लोगों की अब भी कमी नहीं जो सावधानी को भुला रहे हैं, खतरे को बढ़ा रहे हैं और ऐसे ही लोगों की लापरवाही पर लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, न कि शहर या राज्य में। क्योंकि लॉकडाउन जब होता है तो देश का आर्थिक विकास धीमा हो जाता है। लॉकडाउन जब लगता है तो बेरोजगारी बढ़ती है, कारोबार पर बुरा असर पड़ता है। कारखानों और उनमें काम करने वाले मजदूरों और रोजमर्रा के काम से परिवार चलाने वाले लोगों की जिंदगी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। डॉक्टर तो यहाँ तक कहते हैं कि लोगों में डिप्रेशन जैसी कई मानसिक बीमारियां भी लॉकडाउन से बढ़ती हैं। इसीलिए एबीपी न्यूज कहता है कि कोरोना महामारी जैसे संकट में लॉकडाउन जैसे फैसले सरकार को न लेने पड़े। उसके लिए जरूरी है कि लापरवाही न हो, सावधानी पूरी हो, सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन हो, सरकार और प्रशासन का सहयोग जनता करे, जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाए। और अगर ये सब होगा तो कोरोना कभी देश या किसी शहर पर हावी नहीं होगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा, आप और आपका शहर बचा रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।